वेलकम टू आवर चैनल टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, डिस्कशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज जब हम टीचिंग में डिस्कशन की बात करते हैं तो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टीचिंग में डिस्कशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इनकरेजेस द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो स्टूडेंट है ना, डिस्कशन में अपना जो आइडियाज़ होता है, ओपिनियन होता है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसको फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। मीन्स वो उनका आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस वो खुद का होता है। तो ये कह रहा है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है बताने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। अब दोनों कैसे है वो समझ लेते हैं। हाँ, टीचिंग में डिस्कशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है ना वो अपने आप को लर्निंग में इन्वॉल्व कर पाते हैं। देखो क्या होता है ना, जब कोई लेक्चर हो रहा है तो उसमें जो टीचर है ना वो उसका रोल एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव लर्नर होते हैं। लेकिन जब डिस्कशन होगा तो स्टूडेंट भी एक एक्टिव लर्नर होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं उस डिस्कशन में। उन सारी लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का भी रोल होता है। लेक्चर वगैरह में तो सिर्फ वो सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन डिस्कशन में उनको जो वो सीखे हैं उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। और सेकंड पॉइंट है इट इनकरेजेस द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। तो ये भी सही है कि जब डिस्कशन बच्चे करते हैं तो वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसलिए दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना टीचिंग के, उसमें आता है क्वेश्चनिंग, आता है डिस्कशन, आता है इन्वेस्टिगेशन, आता है एक्सप्रेशन, आता है। मतलब कि जो आजकल का टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, उसमें बच्चे सवाल भी पूछते हैं। बच्चे ना डिस्कस करते हैं अपने अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। कुछ कुछ है ना वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक्सप्रेशन करते हैं। वो अपने आइडियाज़ ओपिनियंस, थॉट्स, इन सब का एक्सप्रेशन भी करते हैं। डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को, जिससे कि वो अपने आइडियाज़ ओपिनियंस को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाए। और इसके बदले में क्या होगा ना कि टीचर्स को ये चीज़ समझ आता है कि बच्चों को डाउट कहाँ पे आ रहा है, और उसको समझते हुए वो उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में खुद को, जिससे कि लर्निंग प्रोसेस और अच्छा होता है। अब रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको असर्शन बोल रहा है कि ए फंडामेंटल रिसर्च इज़ कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। मीन्स कि जो फंडामेंटल रिसर्च है वो उसमें ना किसी थ्योरी का फॉर्मुलेशन होता है, कोई थ्योरी बनता है। सेकेंड रीजनिंग कह रहा है कि इट यूजुअली एड्स ऑन द एग्जिस्टिंग और नोन नॉलेज। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या हम जो नॉलेज जान रहे हैं इसमें कुछ ऐड ऑन होगा। तो सेकंड रीजनिंग ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग ट्रू एंड रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है ना, ये इसमें एक थ्योरी का फॉर्मुलेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई थ्योरी बनता है। अब रीजनिंग कैसे सही है, ये ना ऐड ऑन करता है एग्जिस्टिंग और नोन नॉलेज में। जैसे कि कोई कोई थ्योरी या कोई हमें पहले से पता है, लेकिन इसमें कुछ ऐड ऑन करके कोई है ना कोई फैक्ट्स हमारे सामने लाता है। तो इसलिए भी ये इसका करेक्ट रीजनिंग है। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो अप्लाइड रिसर्च होता है ना, वो वर्क्स और थ्राइव्स टू फाउंड सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम एट हैंड। अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया, इमीडिएट प्रॉब्लम आया, और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसी टाइम। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च है ना, इसमें क्या होता है, कोई थ्योरी बनेगा, कोई जनरल फैक्ट बनेगा, और ये जो है ना इट फॉलोज ए कंक्लूजन ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें जो होता है ना एक कंक्लूजन ओरिएंटेड अप्रोच है, मतलब हम कुछ कंक्लूड करते हैं। It also has a practical implication for testing the legitimacy of the concept or the theory.
ये ना किसी थ्योरी को टेस्ट करता है या फिर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देता है किसी थ्योरी के लेजिटिमेसी या कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। अब रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन कह रहा है कि इफ़ रिसर्च इज़ रिलायबल इट मस्ट यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑन एवरी एप्लीकेशन। तो बोल रहा है कि जो रिसर्च है ना रिलायबल होगा, तो उसका ये मतलब वो ना हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, मतलब कि ऐसा रिजल्ट दे जिसको हम बार बार अप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट आए। ऐसे मान लो कोई प्रोसीजर है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। तो ये कह रहा है, रीजनिंग कह रहा है कि रिलायबिलिटी इज टर्म्ड एज ए मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी और रिप्लिकेबिलिटी ऑफ एनी रिसर्च फाइंडिंग और टूल। तो रिलायबिलिटी होता ही है, सेकंड रीजनिंग कह रहा है कि रिलायबिलिटी वही होता है कि ये रिपीटेबिलिटी है, मीन्स कोई चीज़ रिपीट हो रही है, या रिप्लिकेबिलिटी है, कोई चीज़ की कॉपी बन रही है, मतलब अगेन एंड अगेन सेम चीज़ हो रहा है। ये कोई रिसर्च का फाइंडिंग भी हो सकता है या फिर रिसर्च का कोई टूल भी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग ट्रू है, और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। देखो, जो रिसर्च रिलायबल कब होगा, जब वो अगेन एंड अगेन सेम रिजल्ट हमें दे रहा है, जब भी हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट दे रहा है, मीन्स की रिलायबल है। रिलायबिलिटी अब होता क्या है, तो रिलायबिलिटी वो होगा कि रिपीटेबिलिटी है, मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन हमें वही प्रोड्यूस हो रहा है। और रिप्लिकेबिलिटी है किसी चीज़ का कॉपी बनना, मीन्स चीज़ें बार बार वही बने जा रहे हैं, कोई रिसर्च फाइंडिंग होगा, टूल होगा। तो इसलिए जो असर्शन है वो जो रीजनिंग है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। कोई रिसर्च है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। तो पहला है कि रिलायबिलिटी ज़रूरी है। रिलायबिलिटी आगे मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ, मीन्स कि अगेन एंड अगेन चीज़ें रिपीट हो रही है, वही आउटपुट हमें अगेन एंड अगेन मिल रहा है, चाहे हम किसी रिसर्च के टूल को अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई उसके प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं, सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझते हैं। सपोज़ इस सेंटर में हमें शूट करना है, और जब हम शूट कर रहे हो ना तो इस सेंटर जो है ना इसी यहीं पे शूट हो रहा होगा। तो मीन्स कि ये एक वैलिड रिजल्ट आया, मीन्स वैलिड मीन्स एक्यूरेट, एक्यूरेसी है यहाँ पे। तो ये वैलिड हुआ। अगर हमें शूट करना है इस सेंटर में और ये हो रहा है शूट यहाँ पे हो रहा है, मीन्स कि ये वैलिड नहीं हुआ, ये वैलिड नहीं हुआ। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए होगा सेम वही रिजल्ट हमें मिल रहा है, मीन्स कि एक सही रिजल्ट मिल रहा है, तो उसका मतलब होता है वैलिडिटी। एक्यूरेसी भी इससे मिलता ही जुलता वर्ड है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो, तो एक्यूरेसी ये हो गया। उसके बाद आता है लॉजिकल, मीन्स जब भी हम कोई रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें लॉजिक का होना ज़रूरी है। कुछ भी उठाकर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो, कोई लॉजिक, कोई सेंस उसमें बनना चाहिए। साइक्लिकल, मीन्स साइक्लिकल का मतलब हुआ कि देखो कोई रिसर्च हुआ, उसे मैंने परफॉर्म किया, उसको परफॉर्म करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिला होगा, देन उस रिसर्च को आगे कोई और पर्सन बढ़ाएगा, उसमें मेरे रिसर्च से कुछ मिला, वो उसमें कुछ ऐड ऑन करके कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़कर नई नए कंडीशन पे अप्लाई करके वो करेगा, देन अगेन उससे आगे कोई बढ़ाएगा। मीन्स कि ये एक साइक्लिकल चलता ही रहता है, रिसर्च कभी रुकता नहीं है, वो एक चलता ही रहेगा, लोग उसको करते ही रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ साइक्लिकल। अब है रिलायबिलिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा गया है, वैसे ही जो आगे मैंने समझाया है कि ये रिपीटेबिलिटी है, इसमें कोई भी रिसर्च का फाइंडिंग्स हुआ या रिसर्च का टूल हुआ या कोई रिसर्च का प्रोसीजर हुआ, उसको हम कर रहे हैं और हमें बार बार सेम रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें रिलायबिलिटी है। और उसको उसमें एक चीज़ ये भी है कि रिलायबिलिटी, जैसे कि कोई रिसर्च है उसको मैं परफॉर्म कर रही हूँ, फिर कोई अदर पर्सन ने परफॉर्म किया, मीन्स पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे मैं करूँ कोई और करे, लेकिन हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। अब रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि रिसर्च मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। मीन्स कि अगर कोई रिसर्च है उसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी भी होना चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होना चाहिए।
एक चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है कि हमारा कोई रिसर्च है, उस रिसर्च में ना इसके अंदर हम कुछ टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर रिसर्च के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया, अगर फिर उसी उसी टूल को, टेक्निक को हम बार-बार अप्लाई कर रहे हो और हमें सेम रिज़ल्ट मिल रहा हो, मीन्स कि उसके अंदर, रिसर्च के अंदर ना इंटरनल वैलिडिटी है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है, ये हमारा सैंपल है, इस पे हमने कोई रिसर्च परफॉर्म किया, इसको हम ले गए किसी पॉपुलेशन पे अप्लाई करने। अगर ये रिजल्ट, मतलब ये जो सैंपल पे हमने अप्लाई किया, ये पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, तो इसके अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी है। मतलब जब हम उसको जनरलाइज करें, एक बड़े पॉपुलेशन पे अप्लाई करें, तो वो वहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अगर उस पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होगा, इट मीन्स उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। तो आई थिंक ये तो समझ आ गया होगा। अब रीजनिंग पढ़ लेते हैं। Validity is the power with which conclusions, assumptions or any proposition in research is termed as either valid or invalid. तो वैलिडिटी के थ्रू क्या करते हैं, किसी कंक्लूजन में या अजम्पशन में या प्रोपोजिशन है, तो उसको हम लोग है ना प्रूव करते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, उसको हम लोग बताते हैं वैलिडिटी के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है both assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion। तो देखो, रिसर्च, किसी भी रिसर्च में स्ट्रॉन्ग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वैलिडिटी का होना ज़रूरी है, तो असर्शन सही है। अब देखो, ये बोल रहा है, रीजनिंग क्या बोल रहा है कि वैलिडिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कंक्लूजन को या किसी भी अजम्पशन को या कोई भी प्रोपोजिशन हो गया, उसको हम आइदर वैलिड बताते हैं या इनवैलिड बताते हैं, तो ये भी सही है। और इसलिए इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो रिसर्च मस्ट बी, ये चीज़ें मैंने आगे समझाया है आपको कि रिलायबल होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, मीन्स सही सही होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए और साइक्लिकल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वैलिडिटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैलिडिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वैलिडिटी दो तरह का है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। मैंने आगे आपको समझाया है इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। देखो, इंटरनल वो होगा जो रिसर्च कर रहे हैं, जो उस रिसर्च के अंदर टूल, टेक्निक्स, प्रोसीजर, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, वो अगेन एंड अगेन करने पे हमें सेम रिजल्ट देगा, तो मीन्स उसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी है, वो सही है। एक्सटर्नल वैलिडिटी कब होगा कि उसी टूल पे, उस रिसर्च को जब हम किसी सैम्पल पे परफॉर्म करा और उसको किसी पॉपुलेशन पे लगाए, तो वो वहाँ पे भी मतलब अप्लाई हो रहा होगा। उसको जनरलाइज कर रहे हैं तो वो जनरलाइज हो रहा हो, मतलब तो वो हो गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। A researcher must make sure that both validity are strong in research। एक रिसर्चर को देखना होता है कि हमारा इंटरनल वैलिडिटी भी हो किसी रिसर्च में, मीन्स जो टूल, टेक्निक्स, प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो भी सही सही हो, और हमारे अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी भी हो, मीन्स जब उस रिसर्च को हम पॉपुलेशन पे अप्लाई करें, जनरलाइज करें, तो वहाँ पे भी वो अप्लाई हो। Validity is the power with which conclusion, assumption or any proposition in research is termed as either valid or invalid। तो वैलिडिटी के थ्रू हम किसी कंक्लूजन, अजम्पशन और प्रोपोजिशन को चाहे वैलिड बताते हैं या इनवैलिड बताते हैं। वैलिड बताएंगे जब वो अप्लाई हो रहा होगा, जब सही सही सारी चीज़ें होंगी तो वैलिड होगा, जब वो सही नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी चीज़ें, तो इनवैलिड होगा। आई थिंक समझ आया होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। तो कौन सा रिसर्च है जो बेस्ड होता है, जो ऑब्जर्वर है ना, रिसर्चर है, जो रिसर्चर है ना, उसके डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो इसका ऑप्शन ए है इम्पिरिकल, बी है लॉजिकल, सी है साइक्लिकल एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है इम्पिरिकल। मीन्स देखो, इम्पिरिकल वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है एक्सपीरियंस। मीन्स कि कोई रिसर्च, कोई रिसर्च है, वो ना रिसर्चर के डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मीन्स वो खुद करके वो उस चीज़ों को ऑब्जर्व करा, एक्सपीरियंस करा, उस पर बेस्ड है, तो उसको हम इम्पिरिकल बोलेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, ये चीज़ें मैंने आगे भी बताया है, पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
कोई रिसर्च रिलायबल हो, वैलिड हो, एक्यूरेट हो, लॉजिकल हो, साइक्लिकल हो, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब देख लेते हैं इम्पिरिकल। वो ना इम्पिरिकल मीन्स बेस्ड, मतलब आपके एक्सपीरियंस पर आधारित हो, आप उसे ऑब्जर्व करे हो खुद से, इम्पिरिकल भी होना चाहिए। क्रिटिकल मीन्स, देखो क्रिटिकल मीन्स कि क्या होता है कि वो ना बारीकी से समझा गया हो। जो चीज़ें रिसर्च में आप कर रहे हो ना, ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे नहीं कर सकते हो। उसको आपको बारीकी से हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दे के करना होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि क्रिटिकल भी होना चाहिए, एनालिटिकल भी होना चाहिए। मीन्स उसको, उस पर आप ना गौर फिक्र कर रहे हो, जो आपको रिजल्ट आया उसे आप एनालाइज कर रहे हो उसको ना, तो ये हो गया एनालिटिकल भी होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंक्लूडिंग स्टेप इन एनी रिसर्च प्रोसेस। कोई रिसर्च हम परफॉर्म कर रहे हैं, कंक्लूडिंग स्टेप क्या है? कंक्लूडिंग स्टेप मीन सबसे आखिर में आने वाला, सबसे लास्ट में आने वाला, जो रैप अप करते हैं कि हाँ ये आखिर में आ गया, वो कौन सा स्टेप है जो सबसे आखिर में आएगा? तो कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, राइटिंग रिपोर्ट और नन ऑफ द एवर। तो इसका आंसर क्या है, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है राइटिंग रिपोर्ट। देखो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, सारे स्टेप हो गए, हमें रिजल्ट मिल गया, लेकिन सबसे आखिर में हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को एक रिपोर्ट बनाते हैं, लिखते हैं कि क्या हमें मिला या कैसे हमने करा। तो जो राइटिंग रिपोर्ट है ना, ये सबसे आखिर में आने वाला प्रोसीजर है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम कोई भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं ना, तो उसका प्रोसेसेस क्या है, क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें ढूंढना होता है प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम ढूंढे, फिर उस पर रिसर्च करते हैं। तो हम सबसे पहले हम कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर रिव्यू लिटरेचर, फिर हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या काम हो चुका है, वो काम हमें मिलेगा कहाँ। तो वो जितने भी लिटरेचर होते हैं ना पहले के, उसके अंदर मिलता है हमें। तो हम उस लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने क्या मतलब बताया है कि आगे क्या किया जा सकता है, या फिर कैसे कैसे काम हो चुका है। तो जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं ना, तो हमें इससे बहुत सारा आइडिया आता है कि हम अपने काम को अब आगे कैसे करें, लोगों ने कैसे करा है, हम आगे कैसे करें, या हमें किस चीज़ को लेकर आगे इस काम को बढ़ाना चाहिए, कैसे कौन से प्रोसीजर से करें। तो ये सारी चीज़ें ना क्लैरिटी होती है हमें लिटरेचर रिव्यू के टाइम में। उसके बाद आता है कि सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, एक मोटा मोटा हमें एक प्रॉब्लम मिल गया, लेकिन एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है कि आप है ना एग्जैक्ट क्या करने वाले हो। कोई क्वेश्चन तो होगा ना कि मैं ये चीज़ें ढूंढने वाला हूँ या ढूंढने वाली हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन सेट करना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। फिर उस टॉपिक को लेकर ना हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, कि ऑब्जेक्टिव एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि आप उस रिसर्च में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हो, किस किस चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट देखने वाले हो, वो सारी चीज़ें ना हमें लिखना होता है अपने ऑब्जेक्टिव में। फिर हम एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। देखो हाइपोथेसिस क्या होता है ना कि ये दो तरह का होगा, एक होगा नल हाइपोथेसिस, एक होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसमें होता है कि वो बोलेगा कि कोई मतलब दो चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं है। सपोज़ ऐसे करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। तो वो क्या बोलेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, नल हाइपोथेसिस में हम क्या रिलेशन बैठाएंगे कि उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे मतलब नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डिसप्रूव करते हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, हम नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं। और लेकिन हमको अल्टरनेट हाइपोथेसिस मीन्स उसको हमें प्रूफ करना होता है कि नहीं, उसके थ्रू हमें प्रूफ करना होता है कि कोई रिलेशन जो है दो चीज़ों में है। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि कोई रिलेशन नहीं है। अब उसके आगे क्या देखते हैं कि चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन बना लिया, ऑब्जेक्टिव भी बना लिया, अपना हाइपोथेसिस भी बना लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो रिसर्च करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं। तो उसका कुछ डिज़ाइन तो होगा ना, तो उसी को बोलते हैं स्टडी का डिज़ाइन। और कि कौन से तरीके से हम रिसर्च करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करने वाले हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल होगा, या फिर
एक्स पोस्ट फैक्टो होगा या हिस्टोरिकल होगा। तो मीन्स हम कौन सी डिज़ाइन को चूज़ करेंगे अपने रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए। फिर डिज़ाइन तो हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि सैम्पल डिज़ाइन मीन्स हम किस तरह से सैम्पल का कलेक्शन करेंगे, तो और कैसा सैम्पल होगा हमें हमारा उसका साइज़ क्या रहेगा, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फिर होता है कि कलेक्टिंग डेटा, फिर हम लोग जो भी होता है डेटा का कलेक्शन करते हैं। ये डेटा प्राइमरी भी हो सकता है, मीन्स हमारा खुद से ऑब्जर्व करके निकाला हुआ हो सकता है, खुद के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मिला हुआ हो सकता है डेटा, या फिर हम किसी के सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं, किसी जर्नल से हो गया, किसी बुक से निकाल कर, किसी है ना लिटरेचर से, किसी के पेपर से निकाल कर, या फिर किसी गवर्नमेंट के साइट से निकाला हुआ डेटा हो सकता है। तो डेटा कलेक्ट करते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज़ करेंगे। तो इसमें ना क्या करते हैं हम, बहुत सारा ना इसमें टेस्ट लगाते हैं, रिग्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अप्लाई करके इसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद जब हमें कुछ रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट में हम सारी चीज़ों को बताते हैं कि हमें क्या मिला, और क्या हमारा आउटपुट रहा, एंड एवरीथिंग उसमें हम लिखते हैं। तो ये रहा रिसर्च का एक पूरा का पूरा स्टेप्स, रिसर्च प्रोसेस का। उसके बाद है, तो हमारी आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।